Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, CIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is DG यात्रा. तो हम जानेंगे DG यात्रा के बारे में. The Delhi International Airport Limited (DIAL) run by GMR announced the soft launch of the center's DG Yatra initiative, rolling out the beta version of its app for Android platform. जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल है जो जिसको कि रन किया जाता है जीएमआर के द्वारा, उन्होंने अनाउंस किया कि वो सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं सेंटर के डीजी यात्रा इनिशिएटिव को. तो इनिशिएटिव किसका है? सेंटर का है. रोल आउट किया गया इसका बेटा वर्जन को जो ऐप है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म का, उसके लिए इसके बारे में हम जानेंगे. डीजी यात्रा इज ए बायोमेट्रिक इनेबल सिमलेस ट्रेवल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. It aims to provide a paperless and seamless travel experience to the passenger. Digi Yatra is a unique initiative of the Government of India coordinated by Ministry of Civil Aviation. जो डीजी यात्रा है ये आपका बायोमेट्रिक इनेबल सिमलेस ट्रेवल एक्सपीरियंस है जो कि आपका बेस्ड है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर. इसका मकसद है प्रोवाइड करना पेपरलेस और सिमलेस ट्रेवल एक्सपीरियंस को पैसेंजर को. डीजी यात्रा एक यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मिलकर. DG Yatra envisages that travelers pass through various checkpoints at the airport through the paperless and contactless processing using facial features to establish their identity, which would be linked to the boarding pass. और डीजी यात्रा जो है ये इन्वाइजेज करता है कि जो ट्रैवलर है वो पास करेंगे वेरियस चेक पॉइंट से एयरपोर्ट के पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग से यूज करते हुए फेशियल फीचर को जो इस्टेब्लिश करेगा उनके आइडेंटिटी को जो कि लिंक्ड होगा उनके बोर्डिंग पास के साथ. Digi Yatra Foundation will be the custodian of the passenger ID validation process. It will also define the criteria for compliance and guidelines for the local airport system. और जो डीजी यात्रा फाउंडेशन है वो कस्टोडियन होगा पैसेंजर के आईडी वैलिडेशन प्रोसेस के लिए और ये डिफाइन करेगा कि जो क्राइटेरिया होगा कंपाइलेंस और गाइडलाइंस के लिए लोकल एयरपोर्ट सिस्टम का. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नैनो यूरिया. तो हम जानेंगे नैनो यूरिया के बारे में. Urea is chemically nitrogen fertilizer, white in color, which artificially provide nitrogen, a major nutrient required by plant. यूरिया जो होता है वो केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है जो कि व्हाइट होता है कलर में और ये आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन जो कि एक मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो कि आवश्यक होता है प्लांट के लिए. लिक्विड नैनो यूरिया इज इसेंशियल यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल. और लिक्विड नैनो यूरिया जो है ये इसेंशियली यूरिया है जो कि आपका नैनो पार्टिकल के फॉर्म पे होता है, नाम ही बता रहा है इसका. इट इज पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस बाय इफ्को. और ये आपका एक पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है इफ्को के द्वारा. नैनो यूरिया और इम्पोर्टेंट यूरिया में इम्पोर्टेड यूरिया में कौन बेहतर है हम इसको समझेंगे. तो कॉस्ट की अगर हम बात करें नैनो यूरिया इज चीपर ₹240 हाफ लीटर विदाउट सब्सिडी. The international market price of bag of urea is between 3,500 to 4,000. A bottle of nano urea can effectively replace at least one bag of urea. जो नैनो यूरिया है वो चीपर है, ₹240 इसका हाफ लीटर के लिए लगता है बिना सब्सिडी के, जबकि इंटरनेशनल मार्केट प्राइस जो है एक बैग ऑफ यूरिया का वो 3,500 से 4,000 रुपीज है. जो बोतल है नैनो यूरिया का वो इफेक्टिवली रिप्लेस कर सकता है कम से कम एक बैग यूरिया को. तो आप समझ सकते हैं कहाँ उसका प्राइस 3,500 से 4,000 के बीच में होगा, कहाँ इसका ₹250 वो भी बिना सब्सिडी के. बेनिफिट गवर्नमेंट के लिए तो रिड्यूस फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल ऑफ द गवर्नमेंट. इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ द वाइडली यूज फर्टिलाइजर. ये रिड्यूस करेगा जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है गवर्नमेंट का क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर वाइडली फर्टिलाइजर के उपयोग के लिए. The efficiency of nano urea nutritional use efficiency can be as high as 85 to 90%. Conventional urea has efficiency of about 25%. और जो एफिशिएंसी है नैनो यूरिया का न्यूट्रिशनल यूज एफिशिएंसी जिसको हम कहेंगे वो आपका 85 से 90% हाई. आप समझ सकते हैं कितना हाई एफिशिएंसी हो गया, जबकि कन्वेंशनल यूरिया की एफिशिएंसी सिर्फ 25% तक है. नैनो यूरिया हैज हायर सरफेस मास रेशियो दैट हेल्प इन रिलीजिंग न्यूट्रिएंट टू प्लांट इन ए कंट्रोल मैनर. जो नैनो यूरिया है उसका हायर सरफेस मास रेशियो है, मदद करता है रिलीज करने में न्यूट्रिएंट को प्लांट के लिए कंट्रोल मैनर पर. Nano urea has a shelf life of a year and farmer did not be worried about caking when it comes in contact with moisture. नैनो यूरिया का शेल्फ लाइफ जो है साल भर का होता है. फार्मर को आवश्यकता नहीं है कि वो चिंता करे केकिंग को लेके जब वो कांटेक्ट में आएगा मॉइस्चर का. अदर बेनिफिट ऑफ नैनो यूरिया, इसके अलावा जो बेनिफिट है नैनो यूरिया का तो जो फर्टिलाइजर होते हैं नैनो फॉर्म में ये प्रोवाइड करते हैं एक टारगेटेड सप्लाई न्यूट्रिएंट का क्रॉप्स के लिए. साथ साथ ये एब्जॉर्ब किया जाता है स्टोमेटा के द्वारा और पोर्स के द्वारा जो पाए जाते हैं एपिडर्मिस में लीफ के. ये रिड्यूस करता है अनबैलेंस और डिस्क्रिमिनेट यूज को कन्वेंशनल यूरिया का. ये इंक्रीज करता है क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को 8% तक. ये रिड्यूस करता है सॉइल वाटर और एयर पॉल्यूशन को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोस्टल इकोसिस्टम नॉर्म.
तो हम जानेंगे जो कोस्टल इकोसिस्टम नॉर्म है इसके बारे में। तो अभी ये न्यूज में क्यों आया है, तो कैग फ्रिक्वेंटली अंडरटेक परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री। जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने अभी हाल ही में परफॉर्मेंस ऑडिट किया है गवर्नमेंट के प्रोग्राम और मिनिस्ट्री को लेकर कोस्टल इकोसिस्टम नॉर्म्स के अनुसार। सेंटर ऑब्लिगेशन ऑन कंजर्विंग द कोस्ट लाइन, तो सेंटर का ऑब्लिगेशन है कंजर्व करने को लेकर कोस्ट लाइन को। गवर्नमेंट हैड इश्यू नोटिफिकेशन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू रेगुलेट एक्टिविटी अलोंग इंडियाज कोस्ट, पार्टिकुलरली रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट ने इश्यू किया है नोटिफिकेशन को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, ताकि रेगुलेट किया जा सके एक्टिविटी को इंडियन कोस्ट पे, पार्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन को लेके। The Coastal Regulation Zone Notification 2019 implemented by the ministry classified the coastal area into different zones to manage infrastructure activity and regulate them. और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है 2099 का, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, ये क्लासिफाई करता है कि जो कोस्टल एरिया आपका उसको अलग अलग जोन पे, ताकि मैनेज किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को और रेगुलेट किया जा सके उनको उसके जोन के अनुसार। जो 3 इंस्टीट्यूशनल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन को, वो कौन कौन है, तो पहला है आपका नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंटर लेवल पे। सेकंड है आपका स्टेट यूनियन टेरिटरी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि आपका हर एक कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए है। तीसरा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जहां पे कोस्टल स्ट्रेच है, जहां पे सीआरजेड नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता है उनके लिए। फंक्शन अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल, क्या फंक्शन है कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल के अंतर्गत। दिस बॉडी एग्जामिन इफ सीआरजेड क्लियरेंस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट आर एज पर प्रोसीड्यूर, if project developer are once given the go ahead are compiling with condition, and if the project development objective under the integrated coastal zone management program are successful। ये जो बॉडीज होता है ये एग्जामिन करता है कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस जिसको कि ग्रांट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो प्रोसीड्यूर के अनुसार है कि नहीं। अगर जो प्रोजेक्ट डेवलपर है एक बार उनको गो हेड कंप्लाइल करते हैं वो कंडीशन को, और अगर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव जो है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम के अनुसार सक्सेसफुल है तो उनको दिया जाता है। दे ऑल्सो इवेलुएट द मेजर टेकन अप बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड अचीविंग द टारगेट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और वो इवेलुएट करते हैं जो मेजर्स लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा अचीव करने के लिए जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसको भी मेजर किया जाता है। अब कैग ने ऑडिट किया तो कैग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कैग है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 148 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। They are empowered to audit all receipt and expenditure of the government of India and state government, including those of autonomous body and corporation substantially financed by the government। और इनको empower किया गया है कि ये ऑडिट कर सकते हैं सारे रिसीप्ट को, एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का, और जो आपका ऑटोनोमस बॉडी या कॉर्पोरेशन है सब्सटेंशियली जिसको फाइनेंस किया जा रहा है गवर्नमेंट का द्वारा उनको भी। The CAG is also the statutory auditor of government owned corporation, और जो कैग है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन के लिए भी। इट कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन विच द गवर्नमेंट हैज एन इक्विटी शेयर ऑफ एटलीस्ट 51% और सब्सिडी कंपनी ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनी। और ये कंडक्ट करता है सप्लीमेंट्री ऑडिट को गवर्नमेंट कंपनी का जिसमें गवर्नमेंट का इक्विटी शेयर होता है कम से कम 51% का, या सब्सिडी कंपनी का जिसमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होता है। The report of CAG are laid before the Parliament legislature and are being taken up for discussion by the Public Account Committee and Committee on Public Undertaking। और जो रिपोर्ट होता है कैग का इसको लेट किया जाता है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के पास और देखा जाता है डिस्कशन के लिए पब्लिक अकाउंट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व। तो हम जानेंगे अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले तो ये रिजर्व किस स्टेट में सिचुएटेड है यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली तमिलनाडु के लिए। ये इंडिया का 31 एलिफेंट रिजर्व होगा, यानी ये इंडिया का 31st एलिफेंट रिजर्व है। ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको पता चल गया। तो अभी जो है आपका 5 एलिफेंट रिजर्व हो गया है आपके तमिलनाडु पे, तो कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट इसका क्या है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बी एलिजिबल फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग थ्रू द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट आफ्टर नोटिफाइंग द अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अब एलिजिबल हो जाएंगे एडिशनल फाइनेंस के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से, जब इसको नोटिफाई किया गया अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व के तौर पर। तो ये मदद करेगा कनेक्ट करने में पॉपुलेशन को अदर एरियाज के साथ, शिवलपुर मगमलाई टाइगर रिजर्व और पेरियार लैंडस्केप के साथ। हम जानेंगे अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में।
August Malay Biosphere Reserve is situated at the southernmost end of Western Ghats and spread over two southern states, Kerala and Tamil Nadu. ये आपका दो स्टेट में है, ये पता होना चाहिए. जो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका सिचुएटेड है साउथ मोस्ट एंड में वेस्टर्न घाट के, और ये स्प्रेड करता है आपके दो साउथर्न स्टेट में, केरला और तमिलनाडु के. It is named after the Agast Mala peak that rises up to almost 1868 meter above sea level in Trivandrum, केरला. और इसका जो नाम है वो अगस्त मलाई पीक के ऊपर रखा गया है, जिसका हाइट जो आपका वो 1868 मीटर अबव सी लेवल है, जो कि आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला पे है. In March 2016, it was included in the World Network of Biosphere Reserve of UNESCO. और मार्च 2016 में इसको इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को में. इट कवर्स पेपरा एंड शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्ट ऑफ नेयार सेंचुरी इन केरला एंड कालाकड मुदनमलाई टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु. और ये कवर करता है पेपरा और शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और जो पार्ट है आपका नेयार सेंचुरी का केरला का, और कालाकड मुदनमलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु का, इसको ये इंक्लूड करता है. इट इज होम टू दी कनिकारन ट्राइब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब इन दी वर्ल्ड. और ये आपका होम है कनिकारन ट्राइब का, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब है वर्ल्ड के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उडार शक्ति. तो हम जानेंगे उडार शक्ति के बारे में. ये आपका बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है. तो कहाँ पे हुआ इस बार आपका, तो क्वांटन मलेशिया पे. तो उडार शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है इस साल का, तो क्वांटन मलेशिया पे. किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज है, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में. अदर एक्सरसाइज जो है तो जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपका हरिमाऊ शक्ति, ये आपका एनुअली होता है दोनों कंट्री के बीच में, हरिमाऊ शक्ति भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैनल मूव डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे टू ब्रिंग मोर चिल्ड्रेन इनटू एडॉप्शन एम्बिट. पैनल जो है वो बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे होना चाहिए ताकि और ज्यादा चिल्ड्रेन को एडॉप्शन एम्बिट में लाया जा सके. तो हम समझेंगे ऐसा क्यों कहा गया, क्या है इसमें. जो एक रिपोर्ट है जिसको रिसेंटली रखा गया है रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड एडॉप्शन लॉ को लेकर पार्लियामेंट के पास, उसमें बताया गया कि इंडिया जो कि डिस्पाइट जहां पे मिलियंस ऑफ ऑर्फेंस है, उसके बावजूद सिर्फ 2430 चिल्ड्रेन ही अवेलेबल है एडॉप्शन के लिए, जहां पे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन रहता है. ऐसा क्यों, इस कारण आया ये न्यूज में. तो न्यूज है क्या, बहुत सारे जो है इंथुसियास्टिक पेरेंट्स जो कि तैयार है अडॉप्ट करने के लिए चिल्ड्रेन को, लेकिन जो प्रॉब्लम है पैराडॉक्स, जो पार्लियामेंट्री पैनल जिन्होंने रिकमेंड किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्फन और अबंडेंट चिल्ड्रेन को. तो इस रिपोर्ट के अनुसार 27,939 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स जिन्होंने रजिस्टर किया है चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के पास दिसंबर 2021 के समय पे, और ये जो है नियरली 18,000 था 2017 में, यानी अच्छा खासा इंक्रीज इसमें देखा गया है. कारा है क्या, तो ये आपका सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो कि एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का. इसको सेटअप किया गया था 1990 पे. इट फंक्शन एज द नोडल बॉडी फॉर द एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन. जो कारा है वो फंक्शन करता है एक आपका नोडल बॉडी के तौर पे एडॉप्शन के लिए भारत में चिल्ड्रेन को, और मैंडेट किया गया कि ये मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा इन कंट्री और इंटर कंट्री एडॉप्शन को. कारा इज डेजिग्नेटेड एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद द इंटर कंट्री एडॉप्शन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द 1993 हैग्यू कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन रेटिफाइड बाय इंडिया इन 2003. और कारा को डेजिग्नेट किया गया है सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पर डील करने के लिए इंटर कंट्री एडॉप्शन को, जो कि फॉलो करेगा जो प्रोविजन है आपका 1993 के हैग्यू कन्वेंशन को, क्योंकि इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था इसको 2003 में. ये मेनली डील करता है आपका एडॉप्शन को लेकर ऑर्फन, अबेंडन या सरेंडर चिल्ड्रेन का, जो कि एसोसिएटेड या रिकॉग्नाइज होते हैं एडॉप्शन एजेंसी के द्वारा. एडॉप्शन के लिए प्रोसेस क्या है, जब एलिजिबिलिटी होता है प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स का कि वो भारत में रह रहे हो, वो रजिस्टर हो चिल्ड्रेन एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम कैरिंग के पास, मतलब नहीं है मैरिटल स्टेटस से, रिलीजन से. जो प्रोसीड्यूर है एडॉप्शन का, इसको एजुकेट किया गया है स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के द्वारा, जो कि प्रिपेयर करते हैं होम स्टडी रिपोर्ट को. ये जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी होता है वो सिक्योर करते हैं कोर्ट के ऑर्डर को, अप्रूव करते हैं एडॉप्शन को. सारे जो नॉन रेसिडेंट पर्सन है वो अप्रोच करते हैं ऑथराइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के पास फॉरेन कंट्री पर रेसिडेंस के, और रजिस्टर कराते हैं कैरिंग के अंतर्गत. ये जो एलिजिबिलिटी होता है उसको एजुकेट किया जाता है ऑथराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी के द्वारा होम स्टडी रिपोर्ट के अनुसार. कारा उसके बाद इश्यू करता है एक प्री एडॉप्शन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को फॉस्टर केयर के लिए, जो कि फॉलो करता है कोर्ट के एडॉप्शन ऑर्डर को. फिर उसके बाद आपका फाइनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है कारा से, और एक कॉन्फर्मिटी सर्टिफिकेट जो है एडॉप्शन कन्वेंशन के लिए मैंडेटरी होता है पासपोर्ट और वीजा के लिए, ताकि वो भारत को छोड़ सके. व्हाट इज रेगुलेट चाइल्ड एडॉप्शन, इसके अलावा और क्या जो है वो रेगुलेट करता है चाइल्ड के एडॉप्शन को. तो जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट है 2015 का, ये परमिट करता है एडॉप्शन को सेम सेक्स चिल्ड्रेन का, अलो करता है बायोलॉजिकल या एडॉप्टेड पेरेंट्स को कि अडॉप्ट करते हैं चिल्ड्रेन को सेम जेंडर का.
जो सिंगल या डाइवोर्सी पर्सन है वो भी अडॉप्ट कर सकता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार, लेकिन सिंगल मैन जो है वो नहीं अडॉप्ट कर सकता गर्ल चाइल्ड को। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार जो हिंदू पेरेंट्स या गार्जियन है वो प्लेस कर सकते हैं चाइल्ड को एडॉप्शन के लिए दूसरे हिंदू पेरेंट्स के पास। इस एक्ट के अनुसार जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होंगे वो अडॉप्ट कर सकते हैं मेल चाइल्ड को, अगर उनका कोई अदर मेल चाइल्ड नहीं होगा, वह ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होगा या फीमेल चाइल्ड नहीं होगा या कोई और फीमेल चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होता है तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है चाइल्ड एडॉप्शन को लेकर भारत में, तो जो पेरेंट्स सेंट्रिसिज्म है ये सबसे बड़ा इश्यू है। जो करंट एडॉप्शन अप्रोच है वो पेरेंट्स सेंट्राइज है, पेरेंट जो है वो चाइल्ड सेंटर नहीं है। एज ऑफ चाइल्ड ये भी एक इश्यू है। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं चाइल्ड को कि उसका एज 0 से 2 इयर्स के बीच में हो, क्योंकि उनका मानना है कि पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड जो है उसी समय बनता है। इंस्टीट्यूशनल इश्यू भी है, जो रेशियो है एबेंडन चिल्ड्रन का और जो चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशनल काइंड में है वो लॉपसाइडेड है, जो इनफ चिल्ड्रन अवेलेबल होने के बाद भी अडॉप्शन के लिए वहां पे डाटा नहीं है। लाइनियर डिस्क्रिमिनेशन, ज्यादातर इंडियन जिन्होंने उनका व्यू है कि जो एडॉप्शन है वो जीन्स ब्लड लाइनियर ये पास डाउन होते हैं चिल्ड्रन में, इसको लेके ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। और एक सबसे बड़ा इश्यू जो कि आपका रेट टैपिज्म का है, चिल्ड्रन एडॉप्शन जो कि आसान काम नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस रूल जो 2016 का और एडॉप्शन ऑफ रेगुलेशन 2017 को लॉन्च किया गया था ताकि जो रेट टैपिज्म हो रहा है उसको कर्व किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.